आज के इस डीप ड्राइव में या कहें गहन विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज का विषय, हाँ, आज का विषय बहुत खास है। जब भी हम संविधान शब्द सुनते हैं ना तो दिमाग में बस वो भारी भरकम कानूनी किताबें आती हैं। या फिर अदालतें और वो बोरिंग सी स्कूल की नागरिक शास्त्र की क्लास। एकदम सही कहा। लेकिन आज हम किसी उबाऊ कानूनी पाठ पर बात नहीं करने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा भारत के निर्माण की ना एक बहुत ही रोमांचक, एकदम मूवी स्टाइल ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो पनीश सर द्वारा तैयार किए गए कुछ बहुत ही शानदार और विस्तृत अध्ययन नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ही यही है, ये समझना कि आज़ादी के वक्त महज कागज के पन्नों पर लिखा गया एक दस्तावेज आखिर कैसे एक पूरे देश की आत्मा बन गया। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये विषय हर आम नागरिक की जो रोजमर्रा की आज़ादी है ना, उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमें 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक सुबह की जमीनी हकीकत को समझना होगा, जो कि सिर्फ जश्न नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर इतिहास को जब हम सरसरी तौर पर देखते हैं तो लगता है कि विदेशी शासक चले गए, हमने झंडा फहराया और रातों रात हम एक व्यवस्थित देश बन गए। हाँ, जैसे सब कुछ जादू से ठीक हो गया हो। पर यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, लेकिन वो अपने साथ शासन और व्यवस्था का एक बहुत बड़ा शून्य लेकर आई थी। एक भयानक वैक्यूम। देश को जमीनी स्तर पर चलाने के लिए, प्रशासन को निर्देश देने के लिए जिस ठोस व्यवस्था की जरूरत थी ना, वो उस सुबह मौजूद ही नहीं थी। ये शून्य वाली बात सच में सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि पनीश सर के नोट्स देखते हुए मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है। वो क्या? देखिए, अंग्रेजों ने अपने समय में कई कानून बनाए थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था या 1919 और 35 के भारत सरकार अधिनियम थे। हाँ, पूरा एक ढांचा तो था उनके पास। वही तो। जब देश में पहले से ही इतने सालों का एक बना बनाया कानूनी ढांचा मौजूद था, दफ्तर उसी के हिसाब से काम कर रहे थे, तो रातों रात एक बिल्कुल नए संविधान को मतलब शून्य से शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? हम पुराने कानूनों में बदलाव करके भी तो आगे बढ़ सकते थे, आपका ये कहना है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वे पुराने कानून आजाद देश को चलाने के लिए क्यों नहीं अपनाए गए? इसका सबसे बड़ा कारण उन कानूनों के बुनियादी, जिसे हम नियत कहते हैं ना, उसमें छिपा था। नियत में खोट था। बिल्कुल। उन ब्रिटिश कानूनों के केंद्र में भारत की जनता या उसका विकास कभी था ही नहीं। उनका असल और एकमात्र मकसद भारत पर ब्रिटिश ताज के नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत करना था। हाँ, पनीशा सर के नोट्स में इस नियत को एक बहुत ही सटीक जमींदार और किराएदार वाले उदाहरण से समझाया गया है। वो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई सख्त जमींदार अपने किराएदारों के लिए कुछ नियम बनाता है। वे नियम कभी भी किराएदारों की भलाई या उनकी सुविधा के लिए नहीं होते। वो तो बस लगान वसूलने के लिए होते हैं। बिल्कुल। वे नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जमींदार का लगान समय पे मिलता रहे और कोई किराएदार उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। और अंग्रेजों के अधिनियम बिल्कुल उसी जमींदार के नियमों की तरह थे। एकदम, जिन्हें बहुत सावधानी से इसलिए रचा गया था ताकि भारत के संसाधनों को बिना किसी कानूनी रुकावट के लूटा जा सके। एक आजाद देश गुलामी की इन जंजीरों को अपना भविष्य तो नहीं बना सकता था ना? सही कहा। भारत को एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जिसके केंद्र में लंदन का कोई राजा नहीं, बल्कि इस देश की मिट्टी और यहाँ के लोग हों। और ये जरूरत उस वक्त शायद और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो गई थी क्योंकि 1947 का वो दौर महज सत्ता हस्तांतरण का कोई कागजी दौर तो था नहीं। इतिहास गवाह है कि वो भयानक रक्तपात और अराजकता का दौर था। देश का विभाजन केवल नक्शे पर एक रेखा खींचना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सदियों पुरानी साझी संस्कृति, परिवारों और आजीविका का एक बहुत ही हिंसक बंटवारा था। उस दौर की तो कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आजादी की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ भयंकर दंगे हो रहे थे। लाखों लोग बेघर हो रहे थे। हाँ, रातों रात लाखों लोग अपना घर बार, अपनी जमीनें छोड़कर बेघर हो गए थे। चरम सांप्रदायिक तनाव था। सड़कें शरणार्थियों से भरी थीं और देश पूर्ण विनाश और गृह युद्ध के कगार पर खड़ा था। अगर उस अत्यंत संवेदनशील और हिंसक दौर में देश को एक स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, तो जो भारत हम आज देखते हैं वो शायद कभी बन ही नहीं पाता। तो उस नाजुक समय में संविधान ने कैसे काम किया? उस समय संविधान ने उस अंधी अराजकता के बीच एक मजबूत एंकर यानी एक सहारे का काम किया। जब चारों तरफ अविश्वास और हिंसा का माहौल, बताया कि अब हमारा नया रास्ता क्या होगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी।
उसने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिया। बिल्कुल, और बहुसंख्यकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। एक तरह से उसने देश की नाव को डूबने से बचा लिया। संविधान सभा की वे बहसें उस वक्त देश के लिए एक हीलिंग प्रोसेस की तरह काम कर रही थीं। अराजकता की बात करें तो 1947 के समय की एक और बड़ी चुनौती थी, जो पनीसर के नोट्स में बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है। आप देशी रियासतों की बात कर रही हैं? हाँ, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में 562 देशी रियासतें। वो एक अलग ही बुरा सपना था। सुनने वालों को इस बात की गंभीरता को समझने के लिए ना जरा उस समय के भारत के नक्शे की कल्पना करनी चाहिए। एक ही देश के अंदर 562 अलग अलग शासक, उनकी अपनी अलग सेनाएं थी, अपने झंडे थे, अपनी मुद्राएं थीं, और सबसे बढ़कर उनके भारी भरकम अहंकार थे। अगर ये रियासतें अलग देश बन जाती तो आज जिसे हम अखंड भारत कहते हैं वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। भारत शायद यूरोप की तरह कई छोटे छोटे देशों का एक समूह बनकर रह जाता। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन 562 देशी रियासतों को एक साथ लाना आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे बड़ी कूटनैतिक चुनौतियों में से एक थी। सरदार पटेल का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरदार पटेल की शानदार कूटनीति का जिक्र तो हम सब सुनते हैं, लेकिन इस कूटनीति के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो संविधान ही था। अच्छा, वो कैसे? संविधान ने यहाँ एक शक्तिशाली गोंद का काम किया। देखिए, जब किसी राजा या नवाब से ये कहा जाता है कि वो अपनी पीढ़ियों पुरानी सत्ता, अपना राजमुकुट और अपनी सेना छोड़ दे और एक आम नागरिक बन जाए, हाँ, तो उसे सिर्फ मीठी बातों से नहीं मनाया जा सकता। उसे एक बहुत मजबूत अटल भरोसे की जरूरत होती है। और वो भरोसा संविधान ने एक लिखित गारंटी के रूप में दिया। उन रियासतों के शासकों और उनकी प्रजा को ये स्पष्ट आश्वासन मिला कि इस नए भारत में उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, हाँ, और देश की अखंडता के साथ साथ उनके सम्मान की भी रक्षा होगी। इसी लिखित गारंटी ने उन रियासतों को भारत संघ के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। ये सच में एक चमत्कार था कि बिना किसी बड़े युद्ध के कागज पर लिखे गए वादों और कूटनीति के दम पर इतना बड़ा भौगोलिक एकीकरण संभव हो सका। लेकिन भौगोलिक एकीकरण तो हो गया था, असली चुनौती तो समाज के अंदर मौजूद थी ना। बिल्कुल, राजनीतिक आजादी हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उस समय भारत को गहरे सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बहुत सख्त जरूरत थी। उस समय का समाज गहरे जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। और महिलाओं की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसे बुनियादी मानवीय गरिमा तक मैसर नहीं थी। परिषद सर के नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये संविधान केवल कानूनों की कोई सूखी पुस्तिका नहीं था, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति का उद्घोष था। वो कैसे? देखिए, संविधान सभा के एक ही हस्ताक्षर ने सदियों पुरानी छुआछूत और ऊंच नीच की प्रथा को पूरी तरह से अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया। हाँ, हजारों सालों की मानसिकता को एक ही दस्तावेज ने पलट कर रख दिया और हर नागरिक को कानून की नजर में एक समान ला खड़ा किया। ये महज एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था, जिसने सदियों से दबे कुचले लोगों को ये एहसास कराया कि ये देश जितना किसी और का है उतना ही उनका भी है। सामाजिक बदलाव के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तो देश उस वक्त गहरे संकट में था। अकाल, भूखमरी और गरीबी चरम पर थी। बिल्कुल, ब्रिटिश राज में बंगाल के अकाल जैसी त्रासदियां इसलिए हुईं क्योंकि तब भारत एक पुलिस स्टेट हुआ करता था। पुलिस स्टेट मतलब जिसका काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना हो। हाँ, एक ऐसे पुलिस स्टेट का मुख्य काम सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखना, सेना के जरिए लोगों को डराना और टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरना होता है। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जनता भूखी मर रही है। एकदम सही। लेकिन संविधान ने उस पूरी अवधारणा को ही उखाड़ फेंका। पुलिस स्टेट की उस दमनकारी सोच की जगह कल्याणकारी राज्य की मजबूत नींव रखी गई। सरकार की भूमिका को एक कठोर शासक से बदलकर एक जिम्मेदार पालक का रूप दे दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब जो नई सरकार बनेगी उसकी जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होगी। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कल्याण करना होगा। भूखमरी मिटाना, शिक्षा देना और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना अब राज्य का कर्तव्य बन गया। सत्ता को जनता की सेवा के लिए इस तरह बाध्य कर देना एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ संविधान निर्माताओं के सामने एक और बहुत बड़ी दुविधा थी। वो क्या? ऐसे जानते थे कि सत्ता का नशा बहुत खतरनाक होता है।
इतिहास गवाह है कि जब किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं तो वो तानाशाही में बदल जाती है। और अभी अभी तो देश ने एक औपनिवेशिक तानाशाही से आजादी पाई थी। बिल्कुल। ऐसे में नई सरकार को देश बदलने की इतनी असीमित ताकत दे दी गई तो इस बात का गंभीर खतरा था कि वो सरकार कल को खुद एक नया तानाशाह बन जाए। इसी तानाशाही को रोकने के लिए शक्तियों के संतुलन का, या जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उसका एक बेहद नाजुक लेकिन मजबूत तंत्र खड़ा किया गया। सत्ता को किसी एक जगह केंद्रित होने से रोकने के लिए। हाँ, पूरी शासन व्यवस्था को 3 अलग-अलग खंभों पर टिका दिया गया। इसे हम एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके से समझ सकते हैं। बताइए। कल्पना करें कि लोकतंत्र की एक बहुत भारी छत है और उसे महज एक दीवार पर टिकाने के बजाय 3 बराबर मजबूती वाले खंभों पर खड़ा किया गया है। पहला खंभा है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम जनता की इच्छा के अनुसार नीतियां और कानून बनाना है। और दूसरा खंभा है कार्यपालिका, यानी हमारी सरकार और प्रशासन, जो उन कानूनों को जमीन पर ईमानदारी से लागू करती है। और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतें, जो लगातार ये निगरानी करती हैं कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही काम करें। ये शक्तियों का पृथक्करण एक मास्टर स्ट्रोक था। कोई भी एक खंभा इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो बाकी 2 को गिरा दे या उनकी अहमियत खत्म कर दे। बिल्कुल। अगर सरकार कोई मनमाना कानून बनाती है तो अदालत उसे खारिज कर सकती है, और अगर अदालत कोई फैसला देती है तो संसद कानून में संशोधन कर सकती है। ये निरंतर चलने वाला एक चेक एंड बैलेंस है, जिसने भारत में लोकतंत्र को कभी भी पटरी से उतरने नहीं दिया, जबकि हमारे कई पड़ोसी देशों में हमने सैन्य तख्तापलट और तानाशाही का दौर देखा है। सही कहा आपने। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरे ढांचे को खड़ा करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने अपनी आंखें पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक प्रयोगों की तरफ खुली रखी, जिसे अक्सर रणनीतिक उधार या ग्लोबल बोरोइंग कहा जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। पनीर सर के अध्ययन नोट्स ये बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये कोई अंधी नकल या कट पेस्ट का काम बिल्कुल नहीं था। दुनिया भर के संविधानों से जो सबसे बेहतरीन विचार थे, उन्हें ज्यों का त्यों नहीं उठाया गया, बल्कि उन्हें भारतीय समाज की विशालता, विविधता और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल ढाला गया। यह अनुकूलन ही तो भारतीय संविधान की असली खूबसूरती है। इसे कुछ विशिष्ट उदाहरणों से समझना बहुत रोचक होगा। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, क्योंकि पिछले 200 सालों के ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय प्रशासनिक ढांचा और राजनेता इस प्रणाली के अभ्यस्त हो चुके थे। इसे रातों रात बदलना तो एक प्रशासनिक अराजकता पैदा कर सकता था। हाँ, लेकिन इस प्रणाली को अपनाते हुए हमने एक बहुत बड़ा और साहसिक बदलाव किया। ब्रिटेन में राष्ट्र का सर्वोच्च प्रमुख एक वंशानुगत राजा या रानी होता है, लेकिन भारत ने उस राजशाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया और एक गणराज्य को अपनाया। बिल्कुल। हमने तय किया कि हमारे देश का सर्वोच्च प्रमुख कोई राजा नहीं, बल्कि एक निश्चित समय के लिए चुना हुआ आम नागरिक यानी राष्ट्रपति होगा। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां से हमने राज्य की असीमित ताकत से नागरिकों को बचाने का तंत्र लिया। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि आजादी के वक्त भारतीय नागरिक कितने असुरक्षित थे। ये मौलिक अधिकार वे कवच हैं जिन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। ये राज्य की शक्तियों पर एक सीधा अंकुश था, ताकि नागरिकों की आवाज को दबाया ना जा सके। इसके बाद आयरलैंड का उदाहरण बहुत ही प्रेरणादायक है। इतने बड़े और अमीर देशों के संविधानों का अध्ययन करने के साथ साथ हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। इसका कारण केवल कानूनी नहीं बल्कि ऐतिहासिक था। हाँ, क्योंकि आयरलैंड का इतिहास काफी हद तक भारत जैसा ही था। वे भी एक लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सताए हुए थे और भारत की ही तरह भयंकर गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। इसलिए आजादी के बाद सरकार नीतियां बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखेगी, ये दिशा हमें आयरलैंड के उस संघर्ष भरे अनुभव से मिली। और जहां 562 रियासतों को टूटने से बचाने का डर था, वहां कनाडा का मॉडल हमारे बहुत काम आया। भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं वाला देश था।
हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था को अपनाया। इसका मतलब ये था कि राज्यों को अपने स्थानीय फैसले लेने की स्वायत्ता तो मिली, लेकिन दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को इतनी शक्तिशाली रखा गया कि कोई भी राज्य अपनी मनमानी करके भारत से अलग होने की घोषणा ना कर सके। और समवर्ती सूची का जो विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को और भी सुचारू बनाता है। हाँ, वो कैसे? इसी में पनीस सर के नोट्स में दिए गए एक शानदार जॉइंट फैमिली के डाइनिंग टेबल के उदाहरण से समझाना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। कल्पना कीजिए कि भारत एक संयुक्त परिवार है। कुछ फैसले सिर्फ घर के बड़े यानी माता पिता लेते हैं, वो हो गए केंद्र की सूची। ठीक है। कुछ फैसले सिर्फ बच्चे अपनी मर्जी से अपने कमरों के लिए लेते हैं, वो हो गई राज्य की सूची। लेकिन समवर्ती सूची वह घर का डाइनिंग टेबल है, जहां सब साथ बैठते हैं। बिल्कुल, जहां माता पिता और बच्चे दोनों एक साथ बैठ के फैसले लेते हैं, जैसे कि शिक्षा का विषय या जंगलों का प्रबंधन, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर विचार विमर्श करना होता है और कानून बनाने होते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विचार अलग अलग जगहों से लिए गए। फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वे महान विचार लिए जिन्होंने दुनिया भर के लोकतंत्रों को प्रेरित किया है। और अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए सोवियत संघ के मॉडल से मौलिक कर्तव्य अपनाए गए। और देश पर आने वाले किसी भी अचानक संकट से निपटने के लिए आपातकाल के जो प्रावधान हैं, वे जर्मनी के अनुभव से प्रेरित थे। इन सभी वैश्विक विचारों को भारतीय परिस्थितियों की भट्टी में तपाकर एक नया सांचा तैयार करना सच में एक बहुत बड़ा बौद्धिक मंथन था। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की हमारी इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत का ये संविधान किसी तानाशाह की बंदूक की नोक पर तैयार किया गया कोई फरमान नहीं था। न ही ये रातों रात हुए किसी हिंसक सैन्य तख्ता पलट का नतीजा था। ये वर्षों के गहन अध्ययन, रातों की नींदें उड़ा देने वाली लंबी बहसें, तीखे वैचारिक मतभेदों, बौद्धिक मंथन और हमारे आज़ादी के दीवानों के खून पसीने से बना है। ये महज अनुच्छेदों और धाराओं की एक निर्जीव किताब नहीं है, बल्कि ये धड़कती हुई भारत की आत्मा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दस्तावेज की प्रासंगिकता समय के साथ कम होने के बजाय और भी मजबूत हुई है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसने खुद को समय के साथ ढालना सीखा है। सुनने वालों को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये कोई बीते हुए कल की कहानी नहीं है। आज जब कोई आम इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी डर के अपनी बेबाक राय रखता है, सरकार की नीतियों की खुली आलोचना करता है, दशकों पहले इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने दी थी। ये संविधान हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक अदृश्य ढाल की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिस पर गहराई से सोचना आज के समय की मांग है। वो क्या? हम देखते हैं कि इस संविधान ने 1947 की उन भयंकर भौतिक चुनौतियों, सांप्रदायिक हिंसा और 562 रियासतों के भारी अहंकार को तो बहुत ही कुशलता से संभाल लिया। हाँ, वो तो है। लेकिन आज हम 21वीं सदी के एक बिल्कुल ही अलग युग में सांस ले रहे हैं। क्या आप 20वीं सदी की उन ऐतिहासिक बहसों और विचारों से जन्मा ये ढांचा 21वीं सदी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसी तकनीकों और तेजी से बदलते डिजिटल युग की अदृश्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? जब खतरा सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर मौजूद है, तब क्या होगा? ये सच में एक बहुत ही गंभीर विषय है कि क्या इस नई, तेजी से बदलती और जटिल आभासी दुनिया में भी हमारी निजता और हमारे बुनियादी अधिकार उसी मजबूती के साथ टिके रह पाएंगे जितने वे पिछले 70 सालों से जमीन पर टिके रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम आज अपने सभी सुनने वालों के बीच छोड़ रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि क्या हमारा ये ऐतिहासिक दस्तावेज भविष्य के इन तकनीकी तूफानों को झेल पाएगा? आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।